अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और पिछले लेक्चर में आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में डिटेल देख ली थी। अब आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है कि टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के ई का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो के ई की जगह हमारी बुक के अंदर के सी लिखा हुआ है। तो वो के सी क्यों लिखा हुआ है? तो उसी तरह ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एक्टिव मैथ्स के लिए ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर आप ये जो एक्टिव मैथ्स है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि एक्टिव मैथ्स को आपने लिया किस यूनिट के अंदर है। अच्छा, अगर इसको आपने लिया जी इसके मोल्स के अकॉर्डिंग, यानी इसकी मोलैरिटी ली है, इसकी अगर आपने मोलैरिटी ली है, आपको मोलैरिटी पता है जी कि जिस भी चीज़ का हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी मोलैरिटी कितनी है। मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कहते हैं जी MOL मोल, और वॉल्यूम के लिए यूनिट या तो डेसीमीटर क्यूब ले लें या फिर लीटर ले लें। लीटर भी ले सकते हैं और डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास मोल यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम का यूनिट लीटर या डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हम एक्टिव मैथ्स को लेते हैं मोलैरिटी के अंदर, यानी हमें किसी चीज़ का पता है, किसी चीज़ का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर रिएक्शन कर रही है लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और जिस बर्तन के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को डिवाइड करके एक्टिव मैथ्स निकाल लेते हैं कि हमारे पास एक्टिव मैथ्स कितना होगा। टोटल जितनी भी चीज़ है, जितने वॉल्यूम के अंदर कोई गैस रिएक्शन कर रही है, जितना उसका वॉल्यूम है और कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल किए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं और आपके पास एक्टिव मैथ्स आ जाता है। तो अगर एक्टिव मैथ्स आप नंबर ऑफ मोल्स और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर लेते हैं, तो इस वक्त जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है ना, वो हमारे पास आता है जी के सी। वो हमारे पास आता है के सी, यानी डिपेंड कर रहा है, ये जो के सी हमने लिखना है ये डिपेंड कर रहा है कि हमने यूनिट कौन से लिए हैं। एक्टिव मैथ्स को मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर या नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग या मोलैरिटी के अकॉर्डिंग हमने किया है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा के सी। लेकिन एक और तरीका है कि ये जो हमारे पास एक्टिव मैथ्स है, जिसको हम लोग सेम उसी तरह किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। अच्छा, अब ये सिस्टम जो है, दूसरी बात जो मैं करने लगा हूं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। अगर हमारे पास गैसेस हैं तो गैसेस के लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को भी इस्तेमाल करके हम उसका एक्टिव मैथ्स बता सकते हैं। अब बड़ी मुश्किल सी बात समझ में आती नहीं है कि एक तरफ हम ये तो समझ आती है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, जितना उसका वॉल्यूम है उसको डिवाइड करके हमारे पास एक्टिव मैथ्स आ जाता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर से किस तरह हम बता सकते हैं कि किसी का एक्टिव मैथ्स कितना है। तो गैसेस का जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, हमें पता है कि एक इसको समझने के लिए तो हम चलते हैं जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमें जनरल गैस इक्वेशन का पता है। तो अगर वॉल्यूम को हम उस साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास प्रेशर बराबर हो जाता है N/V/RT। अब देखिए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, R तो वैसे ही जनरल गैस कांस्टेंट होता है, तो R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, और N/V हमारे पास जो है ना वो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है, ये जो हमें पता चल रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हम कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का गैसेस का प्रेशर ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा इस्तेमाल हुए होंगे, अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए गैसियस स्टेट के अंदर हम पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल करके भी एक्टिव मैथ्स को निकाल सकते हैं कि अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स या एक्टिव मैथ्स उसका ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्टिव मैथ्स ज़्यादा है, और अगर गैसेस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इसका मतलब उसका एक्टिव मैथ्स कम है। तो ये जो हमारे पास जब ये गैसियस स्टेट में ये जो प्रेशर को लेके बात करते हैं पार्शियल प्रेशर को, तो उस वक्त हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं ना वो होता है Kp।
यानी Kp स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होगा, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं। सॉलिड के लिए तो वैसे ही कुछ नहीं, लिक्विड के लिए नहीं। और ये जो Kc है ये लिक्विड के लिए और गैसेस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर गैसेस की बात की जाए तो ये, यानी इसका मतलब हमने अब बात क्लियर की, वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम के बोल रहे थे, उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Kc से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और Kp से भी। Kp स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है और Kc जो ये गैसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और लिक्विड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सॉलिड्स के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी बुक के अंदर ज्यादातर जो यूनिट्स हैं वो मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर दिए होते हैं। इस वजह से हमारे पास हमारी बुक के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह Kc इस्तेमाल किया होता है। जब भी हम आगे इक्वेशंस को देखेंगे तो हम नॉर्मली पहले Kc लिखेंगे। Kp तो सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए होगा जिन रिएक्शंस के अंदर गैसेस मौजूद है। तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल के बाद हमने कोई भी हमारे पास इक्वेशन आएगी, अब हमने चलना है यूनिट्स की तरफ। हमने यूनिट्स किस तरह निकालने हैं, तो जब हम यूनिट्स निकालेंगे तो हम Kc के अकॉर्डिंग भी यूनिट निकालेंगे और Kp के अकॉर्डिंग भी यूनिट्स निकालेंगे। आपको Kc के अकॉर्डिंग इजी लगेंगे, वो आप निकालना आसान है आप लोगों के लिए। Kp सिर्फ और सिर्फ Kp मैंने आपको बताया कि सिर्फ गैसियस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। तो Kp के यूनिट्स उस वक्त निकलेंगे जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर कम से कम एक गैस इस्तेमाल हो रही है। रिएक्टेंट्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कोई गैस नहीं है, लिक्विड या सॉलिड्स हैं, तो फिर Kp नहीं आएगा। Kp का कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कोई गैसियस स्टेट में एक भी चीज मौजूद है तो उसके लिए हम Kp का यूनिट निकालेंगे। नॉर्मली Kc का यूनिट निकलेगा, Kc के बाद हम Kp को भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें पता है। यूनिट्स निकालने से पहले एक और बात क्लियर कर लें। हमें पता चल गया कि Kc इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट आता है, यानी प्रोडक्ट का एक्टिव मास, और यहाँ पे हमारे पास आता है रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अच्छा, अब वो कहते हैं ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये एक रेशियो है दो चीज़ों के दरमियान। मैं एक थोड़ी सी इक्वेशन अगर दोबारा लिखूँ तो A प्लस बी, और ये आपको पता है जी जो स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर मैं Kc लिखता हूँ तो हमारे पास Kc बराबर आता है C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय A की पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b। अच्छा, हमारी बुक के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो। अब देखें, दो चीज़ों के दरमियान रेशो है। रेशो का मतलब है कि बताना है कि आपने इसकी रेशो इसके साथ है, यानी दिस टू दिस, दिस टू दिस। तो अब बताएंगे, हमारी बुक के अंदर ना एक स्टेटमेंट लिखी है, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो। अब रेशो यहाँ पे कोई चीज़ होगी और टू रेशो उसकी इसके साथ, यानी ये और ये। अब इन दोनों को लिखने का तरीका क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो बिटवीन, देखें यहां पे C और D ये इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स थे, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, और यहां पे प्रोडक्ट यानी ये रिएक्टेंट है और इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं। अब दूसरी बात, यहां पे ना दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं प्रोडक्ट्स के, वो चीज को क्लियर कर लें ताकि हमारे पास चीजों को समझना आसान हो जाए। दो बार वर्ड प्रोडक्ट का आया है, एक वर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है मल्टीप्लाई के लिए, यानी C और D आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट, A और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पे C और D जो है ये इनको मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट आएगा और रिएक्शन के अंदर C और D प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा, पहला प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे की बात करें प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट्स है। तो अगर इसको टर्मिनोलॉजी को समझ लें, उसके बाद उसकी पावर में नंबर ऑफ मोल्स है, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो किसके दरमियान? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स।
डिवाइडेड बाय 2, यानी इसको हमने किसके साथ रिलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन किसकी है जी, किसकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स की, और रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। अब टर्मिनोलॉजी को समझें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो किसके दरमियान, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर यानी प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ देयर मोल्स, टू द, यानी इसकी किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके दरमियान ये रेशो बनती है, बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी है। और दूसरी बात ये है कि सिंपल बात है कि ऊपर वाला ये जो दो चीज़ों के दरमियान रेशो है, ऊपर वाली चीज़ को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली चीज़ को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर के अंदर लिखेंगे और रिएक्टेंट को हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से था, ये बात हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे कि यूनिट्स किस तरह निकालते हैं। उम्मीद है कि आप को लेक्चर समझ आया होगा। इसको अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।